एक मेन बात आती है जी यहाँ पे। हम्म गुजरात में जो हुआ, गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड से भी पहले एक फाइल खुलती है, मानसी सोनी नाम की एक लड़की थी जिसकी जासूसी के बारे में ये कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली की विधानसभा में बोला था जी। जो आजकल इनका मंत्री है। जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं सभी, यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोस हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये मानसी सोनी है जो उस पर लट्टू थे, उनके पास मैसेजेस करते थे, उनको उनका पीछा किया गया अमित शाह के द्वारा, और आज वो लड़की अमेरिका में छुपी हुई है, देश छोड़कर चली गई है। इसके बाद जो है गोधरा हत्याकांड होता है, उस पे किताब लिखी है बकायदा, जो पत्रकार थे, वो जो खोजी पत्रकार थे, उन्होंने अयूब राणा ने लिखी थी, और वो किताब जो है उसमें सारे तथ्य उसने दिए हैं। बिल्कुल। इतना कुछ होने के बावजूद ये जो देश है, इस देश की जो जनता है, इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, ये चीजें कैसे दबी रहेगी, कैसे ये चीज देश देख नहीं पाया, इतने ताकतवर ये लोग कैसे बन गए कि आज पूरे देश को धमकी देने लगे हैं। देखो अमित भाई, क्या है कि आप जो देख रहे हो वो दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में देख रहे हो। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ। आप उड़ीसा जाएं, झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, राजस्थान जाएं, वहां आज भी उतना ही एक्सेस है चीजों का जितना पहले हुआ करता था। मतलब आपकी जानकारी वहां नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी वो है जो टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं, जो चला रहे हैं। पहली बात तो यह है, उन तक सच्चाई जा ही नहीं रही है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें जो पढ़ाया जाता है, वो चुपचाप सामने वाले आदमी की बात को मानना सिखाया जाता है, सवाल करना नहीं सिखाया जाता है। ठीक है। हमें संविधान नहीं पढ़ाया जाता, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं सिखाया जाता, हमको बोलना नहीं सिखाया जाता, सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता, हमको सिस्टम के सामने खड़ा होना भी नहीं सिखाया जाता। और आज कोई भी पुलिस वाला किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार कर देता है, वो हो ही रहा है, वो हो रहा है। इसी नासमझी का और इसी कम जानकारी होने का फायदा ये लोग उठाते हैं, और यही इन्होंने उठाया है। देश की जनता तो तब कुछ बोलेगी जब उनको पता हो कि करना क्या है। आज राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया और बता दिया, जो हमारी बात जो मैं कहा करता था कि दिल्ली के अंदर वोट काटी गई थी। भाई, जो स्पष्ट आपका मालूम ही रहता है आपके पड़ोसियों को कि आप किसको वोट करते हो। तो जो कार्यकर्ता है, खास तौर पे जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको तो सब पता है कि किसकी वोट, उनका तो अंदर तक पेनिट्रेशन है, उनका तो पूरा वो है, प्रॉपर पता है उनको। हाँ, ठीक है। तो आरएसएस के जो आदमी हैं, उनको सारा कुछ पता है कि कौन व्यक्ति किसको वोट करता है। तो बीएलओ के साथ लग के या ऊपर से आदेश जारी करके, वो अधिकारी को बोल करके वो किसी की भी वोट कटवा सकते हैं और नई 10-10, 5-5 वोट बनवा सकते हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं का काम ही यह है, घर बार छोड़ करके, कि जिस भी राज्य में सरकार बनानी होती है, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और वो करते हैं। नरेंद्र मोदी की विधानसभा, लोकसभा वाराणसी में भी फर्जी वोटर्स पाए गए थे, ये सबको मालूम है। मतलब, और अब की बार तो उनकी जीत ही 1,00,000-1.5 लाख के मार्जिन से है। इस पे भी आरोप लगा रहा है जी विपक्ष की, इस बार वो बिल्कुल फ्रॉड से जीते हैं। 100% गारंटी की बात है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि गुजरात में जो ये दोनों हैं, ये जो जोड़ी है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, इन्होंने अलग अलग पैटर्न अपनाए हैं इलेक्शन जीतने के। कभी ये कोई फॉर्मूला लगाते थे, कभी कोई फॉर्मूला लगाते थे, और ये इस तरीके से वहां पे ही अंबानी अडानी का साथ लेके ये वहां पे ही ये खेल इन्होंने कभी कोई फार्मूला ऐसा नहीं लगाते हैं, ये हर फार्मूला लगाते हैं। हर चीज को एनालिसिस करते हैं। सोशल मीडिया पर भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पैसे देकर के इनके फेवर में खबरें चलाने के लिए तैयार किया जाता है। अखबारों के अंदर डेली पूरे फुल पेज की एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं। उनके फेवर के आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिया जाता है। उनकी वोट काटने वाले आदमी को पैसा देकर के इलेक्शन में बिठा दिया जाता है या अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। ईडी या फिर दूसरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड वगैरह करके, सीबीआई की रेड करके उनको दबाया जाता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के जन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। नए फर्जी वोट बनाए जाते हैं और असली वोट काटे जाते हैं। और यहां तक कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ सेटिंग भी की जाती है। जैसे कि आपने अगर देखा हो, दिल्ली के अंदर सीधे सीधे कांग्रेस से ये लोग नहीं लड़ सकते थे शीला दीक्षित के काम के सामने, क्योंकि शीला दीक्षित ऑलरेडी डीप स्टेट के लिए काम करती थी। जो मेट्रो का जो कार्यक्रम है वो डीप स्टेट का कार्यक्रम है, यानी कि जो रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड के हिसाब से काम करती थी, इसलिए उनको नहीं हटाया गया था।
तो कांग्रेस से सीधा सीधा ये नहीं लड़ पाते थे, तो इन्होंने अपनी जगह अपना अल्टरनेटिव अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर दिया। सेम काम पंजाब में किया गया, सेम काम दूसरे राज्य में किया जाएगा कि यदि आप सीधे सीधे उस पार्टी से नहीं लड़ सकते हो तो पहले अपने ही सहयोगियों की एक पार्टी बना दो। जैसे बिहार में इस बार यही खेल, अगर वो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं तो नीतीश कुमार हो सकता है कि कांग्रेस के साथ चले जाएं भविष्य के में, मतलब पूरे चांसेस बन रहे हैं जैसे जैसे इनके हालात खराब होंगे। मैंने आपको बताया था 2026 तक नरेंद्र मोदी का सत्ता से हटना तय है। और नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है कि वो इनसिक्योर जब हो जाता है तो वो कुछ भी करवा सकता है। इस देश को युद्ध के मतलब उस गर्त में भी झोंक सकता है, गृह युद्ध के लिए भी हालात बनाए जा सकते हैं। जो ये मतलब अभी जयपुर वाली जो एक फिल्म है उसको भी इसीलिए जो एक टेलर को मार दिया था इन लोगों ने, और इन्होंने ही मरवाया था बेसिकली, ये दंगे करवाए जाते हैं प्लान करके। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, जो ये फिल्में रिलीज करना है, उसके ऊपर नैरेटिव बनाना है, तो वो युद्ध मतलब गृह युद्ध की ही तैयारी की जाती है। तो सिविल वॉर करें या फिर छोटे मोटे दंगे दूसरे करवाएं या फिर युद्ध करवाएं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोपेगेंडास को प्रमोट करके। तो बिहार में जो प्रशांत किशोर है वो इनका नया केजरीवाल है। वहां पर बिहार में प्रशांत किशोर जो अभी घूम रहे हैं जन स्वराज पार्टी, जो मतलब पार्टी हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करें उसकी, लेकिन उस आदमी को बकायदा रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड ने ही भेजा था 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए। जिस टाइम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा था उस वक्त 14 की सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर बिना कोई चुनाव लड़े कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त, लाल बत्ती वाला मिनिस्टर का दर्जा। तो अभी चैलेंज कर रहे थे जी एक इंटरव्यू में एक पत्रकार को नेशनल टीवी पे कि आप मुझे चैलेंज करो, या तो आप पत्रकारिता छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप जिस भी क्षेत्र से आप बोलोगे मैं आपको वहां से राज्यसभा का सदस्य बन के दिखा दूंगा। है ही ना, उसको मालूम है, उसको पता राज्यसभा का सदस्य बनना प्रॉब्लम वो बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वो बड़ी बात नहीं है उसके लिए। वो ऑलरेडी था ही, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त था उसको। राज्यसभा के सदस्य से तो ऊपर का दर्जा होता है कैबिनेट में अगर बैठा नरेंद्र मोदी के साथ वो। उसके बाद उसने राहुल गांधी के साथ लग के पंजाब का चुनाव कैप्टन अमरिंदर के लिए मैनेज किया था। फिर उसने वही चुनाव जो है मायावती, उसके लिए क्या नाम, मुलायम सिंह यादव के लिए मैनेज किया। उसी ने चुनाव जो है ममता बनर्जी के लिए किया। तो आप इसको किसका कहोगे? वो लाइजनर है बेसिकली, वो इनका सेटलमेंट का एक एजेंडा है, चलाता है। और बिहार में क्योंकि डायरेक्ट सीधा लालू और कांग्रेस से नहीं लड़ सकता है नीतीश और मोदी, तो उसको बीच में ला दिया कि पहले शिफ्ट उधर कर देते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे करके कि उसको मत दो, मतलब हमको नहीं देना है तो कांग्रेस को भी मत दो, उनको दे दो। मतलब इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसको देनी चाहिए वोट, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से सत्ता को शिफ्ट किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, इस तरह से पावर होती है और पूरा मैनेज्ड होता है। वही लोग पहले बीजेपी में थे, वही लोग कांग्रेस में आ जाएंगे। अभी थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे जब कांग्रेस की हवा बनती दिखाई देगी। न्यूज चल रही है, कुछ नेता राहुल गांधी के संपर्क में है, ऐसे चल पड़ेगा सिंपल, अभी कांग्रेस में आ जाएगी। तो आपको जनता के लिए वो सरकार अलग हो सकती है, जनता के लिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क हो सकता है। मेरे लिए कोई फर्क नजर नहीं आता है। राहुल गांधी आज के टाइम पर जनता की बात कर रहा है, वो आदिवासियों की बात कर रहा है, वो गरीबों की बात कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी कभी वैक्सीनेशन पे नहीं बोलेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब उसने अपना फोटो क्यों हटाया है और वैक्सीन से मरने वाले लोगों का पूरा डाटा निकलना चाहिए, उस पर तो नहीं बोलेगा वो। और दूसरी चीजें जो कर्जा लेकर के बैंकों ने जो फ्रॉड करा है लोगों के साथ में, और जो उनके घर नीलाम हो रहे हैं और जो जमीनें नीलाम करे, उस पर राहुल गांधी नहीं बोलेगा। वो तो सत्ता जब ये साबित हो चुका है कि 2024 की सरकार फर्जी है, वोट चोरी करके बनाई गई है, तो 2019 की सरकार भी फर्जीवाड़े से बनाई गई थी। जो पुलवामा का अटैक करवाया गया था और उससे जो ये बोले तो नैरेटिव बनाया गया था, उस नैरेटिव के अंदर आया था। वैसे इसको पसंद कौन कर रहा था? कोई भी नहीं कर रहा था। खुद बीजेपी और आरएसएस में नरेंद्र मोदी अमित शाह को कोई पसंद नहीं करता, यहां तक कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को पसंद नहीं करता है। उनका साथ रहना इसलिए मजबूरी है क्योंकि दोनों के पास दोनों के रिकॉर्ड्स और दोनों की फाइलें और दोनों की सीडी हैं, इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। नहीं तो एक दूसरे की शक्ल देखकर राजी नहीं है। वो राज जानते हैं ऐसे लोगों को फिर दोस्त बना के भी रखना पड़ता है। दोस्त नहीं बना के रखना पड़ता है, आपको अपने राज में उसको हिस्सेदारी देनी पड़ती है, अपने सारा माल उसको देना पड़ता है। तो अभी मैं जो बात बता रहा था आपको कि उस पर नहीं बोलेगा राहुल गांधी कभी भी। अभी इसमें एक नैरेटिव बन रहा है तो आप आ गए हैं सामने, अभी लड़ेंगे। उसके बाद एजेंडा तो वही ले गए हैं जो मैं कह रहा था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का।
हर महीने 6,000 रुपए यानी 72,000 रुपए सालाना गरीब आदमी को देने का एजेंडा चला रहा है। वो डिजिट्स ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। वो इस नोटबंदी करके कागज के नोटों को बंद कर रहा है, उसको तो नहीं बता रहा है। वो उस बैक एंड से रुपए का मानक को, स्टैंडर्ड को खत्म कर रहा है, उस पर तो नहीं बात कर रहा है राहुल गांधी। और जो पूरा का पूरा इस नेक्सस को जो चला रहा है, उस पूरे गेम को क्या राहुल गांधी को मालूम नहीं है? सब मालूम है, लेकिन उस पर वो सेलेक्टिव बोलेगा और देश की जनता को सेलेक्टिव ही चीजें पता चलेंगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई संगठन, कोई लोग, कोई ऐसे हो जो लगभग हर मुद्दे पर बोलते हो और सबको जानकारी देते हो, ताकि लोग उसके बाद अपने अपने गांव में सरकारों के ऊपर निर्भर रहने की बजाय अपने आप को सरकार मान करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें कि हम मालिक हैं और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तुमको, अब आप एक सिंपल सा फंडा देखिएगा, पुलिस वाले को डंडा मारने का, पटवारी को आपका रजिस्ट्री करने का, तहसीलदार को रजिस्ट्री करने का या कोई भी आदेश है, वो कहां से मिलता है? ऊपर के अधिकारियों से। ऊपर के अधिकारियों को कहां से मिलता है? चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी को कौन देता है? मंत्रिमंडल, यानी कि आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, संसद या विधायिका, वो देती है। संसद या विधायिका को वहां पे कौन भेजता है? जनता, देश की जनता। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो तहसीलदार के पास पावर है और जो उनके पास पावर है, वो जनता की पावर है। जनता को इस बात का पता नहीं है और जनता इसीलिए क्या होती है, बेचारी सड़कों पर उतरती है। उसे पता नहीं है बिना सड़कों पर उतरे आप इनका गला दबा सकते हो और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको, इस तरह से जबरदस्ती कर सको।